Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 19th of August 2024. तो गाइज आज है तारीख 19 अगस्त 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कोलोराडो रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, तिमोर लेस्ते एक देश है जिसको लेकर 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये पर्टिकुलर कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। दूसरा स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है ये एक लैंडलॉक कंट्री है। तीसरे स्टेटमेंट में मेंशन किया गया है तिमोर लेस्ते हमारे आसियान ग्रुप का एक हिस्सा है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो उसका एक मेंबर कंट्री है। बताइए तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 3 ओनली, सी 1 एंड 2 ओनली, या फिर डी 2 एंड 3 ओनली। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे भी पहले आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो, एक चीज़ मैं हमेशा आपको बोलता हूं जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी के साथ में उनका पूरा का पूरा जो प्लानिंग है वो चल रहा है, तो फेस्टिवल बीच में आता है। देखो, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना भी ज़रूरी है, वो भी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन मैं हर बार यही बोलता हूँ कि मेक श्योर ये करना कि पूरे दिन में एटलीस्ट 2 से 3 घंटा निकाल लो अपना थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए भी, क्योंकि जो आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की है, जिस प्लानिंग के हिसाब से आ रहे हैं, अगर आज यहाँ पे वो ब्रेक होती है, फिर कल आपका दिमाग फिर बोलेगा कि यार एक दिन का और ब्रेक ले लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके दोस्तों ऐसे यहाँ पर आपकी जितनी भी यहाँ पर प्लानिंग थी वो बेकार होनी शुरू हो जाएगी। तो इस बात को याद रखिएगा, एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स यहाँ पर आपको देने हैं आज भी पढ़ने के लिए। बाकी आपको पता है मैं ज़्यादा मोटिवेशन वगैरह देता नहीं हूँ, क्योंकि मोटिवेशन का लाइफ में ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है यार, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं मोटिवेशन देने लगा मैं 5 मिनट उसमें लगा दूंगा, आपको भी पता है, और ज़्यादा कोई फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि जब मोटिवेशन मिलता है तो एकदम से यहाँ पर आप कह सकते हैं आप पीक पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन फिर वो मोटिवेशन ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। नशे की तरह है, एकदम यहाँ पे उतर जाएगा, वीडियो देखते ही देखते वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो सिंपल सी बात है यार, मोटिवेशन से ज़्यादा लाइफ के अंदर में आप कंसिस्टेंसी पे थोड़ा फोकस करें, आप अपनी हैबिट को डेवलप करने पर फोकस करें। अगर आप डेली पढ़ रहे हैं और डेली पढ़ने से पहले आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो दोस्त आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, सच बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक मोटिवेशन तब तक पढ़ाई, लेकिन जो कंसिस्टेंसी जो ये वर्ड है ना, डिसिप्लिन जो ये वर्ड है, ये क्या बताता है कि भाई मोटिवेशन हो ना हो, मुझे आज ये काम करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपकी हैबिट डेवलप हो गई है। तो जैसे जैसे दिन चलते रहेंगे, आपने एक हैबिट अपने अंदर बना ली है, तो कुछ समय बाद दोस्तों ऑटोमेटिक आप उस चीज़ के लिए समय निकाल पाओगे आराम से। मोटिवेशन की ज़िंदगी में रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं खुद यार ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता उन सब चीज़ों पे। मेरे पास पे बहुत सारे कमेंट आते हैं नीचे वीडियोस के अंदर में कि सर कभी कभी मोटिवेशन ऐड कर दिया करो। देखो, कभी कभी चलता है, कोई बात नहीं है ना, लेकिन डेली बेसिस पे ऐड करना बेकार है। बट आज मैं आपको इसी बेसिस पे बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को ऐसा बना लो, डिसिप्लिन इतना ज़्यादा मेंटेन करके चलना है कि इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट ना पड़े। मोटिवेशन एक ऐसी आ गई जो एकदम भपकेगी तो सही, लेकिन फिर से वो एकदम बुझ जाएगी या डाउन हो जाएगी। लेकिन जो आपका डिसिप्लिन होगा, कंसिस्टेंसी होगी, वो आग धीरे धीरे जलती है और वो लंबे समय तक टिकती है। एनीवे, चलिए आते हैं आर्टिकल पर। अब देखिए दोस्तों, कल आपने देखा होगा हमारे देश भर के कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर में एक टॉपिक की चर्चा हो रही थी। जैसे आपके सामने ये मिंट का है अखबार है,
उसके अलावा यहीं पर आप देख पाएंगे सामने इंडिया टीवी है, देन उसके बाद टाइम्स नाउ है। क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अंदर में एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर एक सरकारी स्कूल है। उस सरकारी स्कूल में लगभग 296 या 297 के आसपास बच्चे हैं। तो इन बच्चों को यहाँ पे दोस्तों बिस्किट्स प्रोवाइड करवाए गए, और बिस्किट जब इन बच्चों ने खाया तो उसके बाद लगभग 257 बच्चों के अंदर में फूड पॉइजनिंग के लक्षण नजर आने शुरू हो गए। यानी वो बिस्किट खाते ही उनका जी मचला रहा था, लोग यहाँ पे उल्टियाँ कर रहे थे। ऐसा सिनेरियो हुआ, और इस सिनेरियो को देखते हुए जो वहाँ के हेड हैं, यानी उस गांव के जो हेड हैं, दूसरी अथॉरिटीज़ है, वो तुरंत स्कूल पहुंचती हैं, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा फैसिलिटी मैनेज करती हैं कि तुरंत इन सभी बच्चों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये बच्चे सब रूरल हॉस्पिटल लेकर जाए गए। वहाँ पे इनकी कंडीशन को अच्छे से मेंटेन किया गया, कंडीशन को स्टेबल रखा गया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर, एक मेडिकल ऑफिसर प्रेजेंट थे, उनका कहना यहाँ पर यह है कि बिस्किट खाने के बाद में इस तरीके से फूड पॉइजनिंग के सिम्टम्स यहाँ पे इनमें डेवलप हो गए, जिनमें से 153 बच्चों को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, कुछ का ट्रीटमेंट करके सीधा घर भेज दिया गया, और 7 बच्चे ऐसे थे जिनके अंदर में सिम्टम्स ज़्यादा ही खतरनाक थे, जिसकी वजह से उनको एक फर्दर ट्रीटमेंट के लिए आगे भेजा गया है, ये बताया गया। अब क्वेश्चन यह है कि आखिरकार हुआ कैसे। तो दोस्तों ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि आखिरकार इन बच्चों में एक साथ जो फूड पॉइजनिंग हुआ उसके पीछे का मेन कारण क्या था, यानी बिस्किट में ऐसा क्या था, वो सब कुछ यहाँ पे अभी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, कुछ रिपोर्ट्स आएंगी। तो फिलहाल के लिए जो आपके सामने न्यूज़ है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से दोस्तों एक जो वर्ड है ना, फूड पॉइजनिंग, इसका पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फूड पॉइजनिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम आजकल के समय पर अपनी डाइट के ऊपर में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा लापरवाही कर जाते हैं। बाहर का जो खाना खाया जा रहा है आज के समय पर, उसका चलन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से भी जो फूड पॉइजनिंग के केसेस है वो लगातार इंक्रीज़ होते हुए नज़र आते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। देखो, जो खाना है वो हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वही खाना आपके बॉडी के लिए एज अ फ्यूल काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो ये तो ज़रूरी है फूड, लेकिन दोस्तों हमेशा फूड ज़रूरी नहीं है, आपको राइट फूड की ज़रूरत है। सही खाना खाना सही समय पर, यह बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि ये जो फूड है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रखा रहता है ना, उसके अंदर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो होने लगते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गाई, वायरस, ऐसी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर इस खाने में बन जाती हैं, ग्रो करने लगती हैं। जो आप लंबे समय तक रखे हैं, बेकार हो चुका है, बासी हो चुका है, सील चुका है, तो ये जो फूड कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब ये फूड आप खाओगे तो उसके बाद ये जो फूड गंदा हो चुका है, इसमें से बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस आपके बॉडी में जाएंगे, जिसकी वजह से एक इंसान के अंदर में फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम हमको नज़र आती है। तो क्वेश्चन यह है कि फूड पॉइजनिंग के पीछे के मेन कारण क्या हो सकते हैं दोस्तों। फूड पॉइजनिंग 3 अलग अलग मेजर फैक्टर की वजह से हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फैक्टर है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मेजर कारण है फूड पॉइजनिंग का, जिसमें साल्मोनेला आपने सुना होगा। केरला से रिसेंटली केस आया था, एक बच्ची की डेथ भी हो गई थी साल्मोनेला की वजह से। तो साल्मोनेला दोस्तों एक मेजर कारण है फूड पॉइजनिंग का, यूएस के अंदर भी। उसके अलावा यहीं पर 2 और मेन कारण है, जिसमें नाम दिया गया है कैम्पाइलोबैक्टर और साथ ही साथ क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये 2 और लीथल कारण बन जाते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो पहला तो यहाँ पर बैक्टीरिया हो गया। दूसरा मेन फैक्टर करंट समय पर हमारे वायरसेस हो गए। वायरस की वजह से भी फूड पॉइजनिंग होती है। इनमें स्पेशली नोरोवायरस का केस भी केरला से ही आया था दोस्तों। उसके अलावा सेपो वायरस है, रोटा वायरस है, एस्ट्रो वायरस है ना। तो फूड पॉइजनिंग जो वायरस की वजह से होता है, ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी बहुत खतरनाक होता है, जानलेवा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। फिर तीसरा कारण हो सकता है पैरासाइट्स। तो फूड पॉइजनिंग पैरासाइट्स की वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये वेरी रेयर कंडीशन में आता है, बहुत ही ज़्यादा कम या ना के बराबर ऐसे वाले केस नज़र आते हैं। तो पैरासाइट स्पेशली यहाँ पे बात आती है टेक्सोप्लाज्मा की, ये एक मेन कारण है फूड पॉइजनिंग का, इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये हो गया बात दोस्तों। उसके अलावा हमारा फूड कई और तरीके से भी कॉन्टामिनेट हो सकता है, उसको ग्रो करते हुए, स्टोर करते वक्त भी यहाँ पे इसके अंदर में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो सकते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर अगर आप कंज्यूम करते हैं तो बॉडी के अंदर में फूड पॉइजनिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है।
सवाल यह है, मान लो किसी को नहीं पता चला, उसने यहाँ पर ये खा लिया, अब उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो कैसे पता चलेगा? उसके कुछ लक्षण वगैरह नज़र आते हैं दोस्तों, सिम्टम्स होते हैं फूड पॉइजनिंग के। तो अगर ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आपको चेक ज़रूर करवाना चाहिए। जैसे कोई खाना खाया है आपने, थोड़े समय बाद आपको लग रहा है बहुत कमज़ोरी सी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, आपका जी मचला रहा है बहुत ज़्यादा, नौसिया जिसको बोलते हैं, डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत बुखार आ गया, भूख मर सी रही है ना? तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, तो आपको एक ट्रीटमेंट लेना चाहिए फूड पॉइजनिंग का। प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को बताना है कि मैंने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है, वो कब का था, क्या चीज़ें हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करनी है। फिर उसके बाद में इसी फूड पॉइजनिंग के कुछ ट्रीटमेंट भी है, यानी इसका उपाय भी हो सकता है। अब वो ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला, आपको ज़्यादातर जब फूड पॉइजनिंग हो जाए ना, तो लिक्विड्स का ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है वो ख़त्म हो चुकी है। तो उस ख़त्म हुई हुई इलेक्ट्रोलाइट्स को रिस्टोर करना है, उसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर लिक्विड कंज्यूम करना है। या फिर अगर ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग हो रही है या जी सा मचला रहा है, तो छोटा सा यहाँ पे जो बर्फ़ का टुकड़ा होता है उसको मुंह में रख लो, धीरे धीरे वो पिघलेगा, उससे यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होगा। और बिल्कुल लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं खाना, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो थोड़े समय के लिए केवल लिक्विड्स के ऊपर में ज़्यादा डिपेंडेंट रहें, उसको ज़्यादा कंज्यूम करें। फिर धीरे धीरे करके सीरियल्स, टोस्ट, राइस, बनाना, इनको यहाँ पे आप कंज्यूम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जो भी अपने डाइट है उसको मेंटेन कर सकते हैं, जब आपको अपने हेल्थ के अंदर में सुधार दिखे तो ये दोस्तों यहाँ पे फूड पॉइजनिंग का पूरा केस हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। 3 मेजर कारण कौन कौन से हैं वो भी ध्यान में रखिएगा। तो यह आर्टिकल एग्जाम के साथ साथ अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। चलिए आगे आते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ा, एक प्रॉपर डेटा या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके दे दिया, यानी कि आपके रेडीमेड नोट्स तैयार हो गए। ऐसे न्यूज़पेपर के हर एक आर्टिकल में ऐसे ही नोट्स तैयार कर करके दोस्तों आपको दिए जाते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। केवल घंटे भर का वीडियो देखिए, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल ही जाता है, उसको डाउनलोड करिए, आपका काम हो जाएगा। 2 से 3 घंटे आपके बच जाएंगे, जो बाकी आप स्टैटिक पोर्शन में कवर कर सकते हैं। तो इस ग्रुप में पूरा पीडीएफ मिल जाता है, जो प्रिंटेबल फॉर्म में होता है, जिसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सभी करंट अफेयर्स का कंटेंट सिक्योर हो जाता है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के करंट अफेयर्स की जब बात आती है तो 2-2.5 साल के करंट अफेयर्स कवर करने हैं। वो सभी डेटा स्टोर है इस ग्रुप के अंदर में, और बहुत ही ज़्यादा आप कंफर्टेबली हर एक चीज़ को फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि डेट वाइज पढ़ा है। तो किसी भी तारीख के पीडीएफ को उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो फ़ी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ कहाँ पर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना, संतुष्ट होने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट करना। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। हमारा एक टारगेट है 5000 लाइक्स का, जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, एक टारगेट है हमारा 6 लाख सब्सक्राइबर्स भी पूरा करने का, तो इसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। चलिए आते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 और साथ ही साथ में पेज नंबर 10 पर भी आपको ये आर्टिकल देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना, तो आपको पता होगा कि ये आर्टिकल कहाँ पर है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको कहूँगा, आप इतना लंबा वीडियो देख रहे हैं, इतने आर्टिकल्स मैं प्रेजेंट करके दे रहा हूँ, नोट्स बना के आपको सब कुछ एज इट इज़ वीडियो में मिल रहा है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पे जाएँ वापस से अपना टाइम लगाएं। ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी, वीडियो देखिए आराम से, टेंशन फ्री। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है, यहाँ पे बात हो रही है वही कोलकाता के केस के बारे में। कोलकाता में 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो यहाँ पर एक लड़की के साथ में रेप और मर्डर वाला केस दोस्तों, यहाँ पे इस केस को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं हो रही हैं। प्रोटेस्ट हुआ है, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक किया है 24 घंटे का। नाउ फाइनली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सुओ मोटो दोस्तों कर दिया है। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इस केस को कोर्ट में लेके नहीं जा रहा है तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खुद से यहाँ पे वो डिसीजन लेगा, खुद से उस केस को उठाएगा।
तो सुप्रीम कोर्ट ने संडे में सुओ मोटो कर दिया है इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो मेंशन किया गया है कि ट्यूसडे में यानी कल के दिन 3 जज की बेंच होगी, जिसमें हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो इस केस की सुनवाई करने वाले हैं। और साथ ही साथ में एक जस्टिस देने की यहाँ पे बात की जाएगी। कोर्ट का ये सुओ मोटो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि पुलिस ने अभी एक सिविल पुलिस वॉलंटियर को अरेस्ट भी किया है। वही व्यक्ति की बात हो रही है जिसने ये सब यहाँ पर घिनौनी हरकतें करी हैं। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद से यहाँ पर केस को डिसीजन देने के लिए, यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करवाने के लिए मेंशन किया है कि हम इस केस को देखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कल संडे मॉर्निंग में हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एक सबसे बड़ी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने यहाँ पे डॉक्टर्स के साथ में मिलकर लगभग 24 घंटे तक एक स्ट्राइक रखी थी और यहाँ पे मांग की है वेमेन की सेफ्टी के बारे में। हॉस्पिटल्स के अंदर में महिलाओं को एक सेफ्टी स्पेसेस प्रोवाइड करवाया जाए, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान रखा जाए, इसकी मांग की गई है। क्योंकि ऐसे केसेस पहले भी नज़र आए हैं और आईएमए ये बिल्कुल सही भी कर रहा है। ये डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे सभी लोग की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये डॉक्टर्स हैं और वो जो बच्ची थी जिसके साथ में ये सब कुछ हुआ है, वो 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद में दोस्तों वो रेस्ट करने जब पहुंची तब उसके साथ में ये घटना हुई है। तो इस पर जल्द से जल्द एक जस्टिस देने की ज़रूरत है, न्याय की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये केस की सुनवाई होगी, क्या बोलता है सुप्रीम कोर्ट इस केस को देखते हुए। देन उसके बाद सेम फ्रंट पेज पर ही एक और न्यूज़ आर्टिकल है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन के साथ में लिंक करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको मैं मलेशिया के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा और दूसरी बात एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से स्पेशली जो हमारी लोकेशंस होती हैं वहाँ के लिए भी मलेशिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री आज भारत आ रहे हैं और साथ ही साथ में डिस्कशन करेंगे। भारत मलेशिया के संबंध के बारे में बातचीत की जाएगी, कैसे दोनों देशों के संबंध को और मजबूत किया जा सकता है, पीपल टू पीपल रिलेशंस को और मजबूत किया जा सकता है, इसके बारे में बात हो रही है। तो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है अनवर इब्राहिम, ये आज दिल्ली पहुंचेंगे यानी इंडिया आने वाएंगे और साथ ही साथ में हमारे पीएम मोदी के साथ में डिस्कशन करेंगे। कई सारे अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। कोऑपरेशन एजेंडा के ऊपर फोकस किया जाएगा, पीपल टू पीपल टाइज को मेंटेन किया जाएगा। ये बात खुद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की साइड से मेंशन की गई है। फिर यहीं पर दोस्तों मेंशन ये भी किया जा रहा है जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो एक और चीज़ की यहाँ पर नज़र लगा के बैठे हुए हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर भारत और मलेशिया के बीच में यह डिस्कशन होता है तो आपने जाकिर नायक का नाम सुना होगा। जाकिर नायक एक इस्लामिक प्रीचर, यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इंसान है जो कि बेसिकली इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के माध्यम से एक वांटेड करार दिया गया है। ठीक है, एक अपराधी घोषित भी किया गया है। क्यों? जाकिर नायक ने बहुत सारी हेट स्पीच दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर भी यहाँ पर एक वांटेड है वो, जिस बेसिस पे अभी के समय पर भारत से वैसे वो निकला और भारत से निकलने के बाद में मलेशिया ने यहाँ पे उसको सिटीजनशिप दी। मलेशिया के अंदर में दोस्तों वो प्रेजेंट है जाकिर नायक। तो हम लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं जाकिर नायक को वापस से इंडिया लेकर आया जाए। तो हो सकता है कि अब की बार जो ये मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर आज आए हैं, भारत आ रहे हैं, इनके साथ में हो सकता है ये डिस्कशन हो, जाकिर नायक को वापस से इंडिया लाने के बारे में बातचीत हो। ये भी हो सकता है, ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जाकिर नायक को वापस लाने का जो मैटर है उस समय के मलेशियन प्राइम मिनिस्टर के साथ में उठाया था इस मुद्दे को, बट ज़्यादा कोई एक्शन लिए नहीं गए। वैसे ही यहाँ पर 2016 में भी ये मुद्दा उठाया गया, 2018 में भी, फिर 2017, 2021 सभी जगह पर यहाँ पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। इवन यहाँ पे दोस्तों हमने इंटरपोल के माध्यम से एक रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था ताकि जाकिर नायक को यहाँ पे इंडिया लेकर आया जा सके। बट इंटरपोल की बॉडी ने भी यहाँ पर जो भी एविडेंसेस थे, जो भी सबूत थे, यहाँ पर ये बोला कि ये जो नायक के खिलाफ एविडेंसेस है वो इतने सफिशिएंट नहीं है, उस बेसिस पे इसको नहीं लेकर आया जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज इंडिया मलेशिया के मीटिंग के ऊपर में, एग्रीमेंट्स के ऊपर में एक नज़र सबकी रहने वाली है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़पेपर का, जो कि आप सब भी पढ़ोगे, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आर्टिकल सब पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वहाँ पे आपको भारत और मलेशिया के संबंध के बारे में पता होना चाहिए। वो कैसे पढ़ने, आइए बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें लोकेशन देखनी होगी। ये आप देखिए दोस्तों, ये आपको नज़र आएगा कैम्बोडिया, वियतनाम, ऊपर म्यांमार और यहीं पर आपको इंडिया नज़र आएगा। ठीक है, बगल में हम एज्यूम कर लेते हैं इधर इंडिया है, यहाँ पर आपको थाईलैंड नज़र आएगा, ये है मलेशिया।
ठीक है। मलेशिया इस तरीके से अलग अलग आइलैंड्स में फैला हुआ है। ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, ये आपको नज़र आएगा। इसके आसपास सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनई है, ये सभी कंट्रीज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। ऊपर आपको साउथ चाइना सी नज़र आएगा। ठीक है, तो मलेशिया कहाँ पर है ये आप लोगों ने एग्जैक्ट लोकेशन देखा। अब आइए आगे बताते हैं। अब दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको भारत और मलेशिया के बायलैटरल रिलेशंस दोनों के संबंध के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, मलेशिया के साथ में जो हमारे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुए हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, वो 1957 में बने। और मेंशन ये भी किया जा रहा है मलेशिया जो है भारत के जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका हिस्सा है, क्योंकि इंडिया से अगर आप देखेंगे तो वो साउथ ईस्टर्न साइड में है मलेशिया, यानी पूरे ईस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर में ध्यान रखना, उनके साथ में कोऑपरेट करने के लिए यहाँ पर भारत की एक पॉलिसी है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका हिस्सा है मलेशिया। इवन इतना ही नहीं दोस्तों, जो आसियान ग्रुप है जिसके अंदर में टोटल 10 देश हैं, तो मलेशिया आसियान का हिस्सा भी है। और आसियान ग्रुप के साथ में इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। हम कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स वगैरह भी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो मलेशिया इस बेसिस पे भी भारत के लिए एक रेलिवेंट पार्टनर है। इतना ही नहीं, ये तो हमने इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात की। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो भारत और मलेशिया की डिफेंस के बीच में कई सारे एक्सरसाइजेज होती हैं, कई सारे अभ्यास होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, जैसे अगर आपसे पूछ जाए कि हरिमऊ शक्ति नाम का जो अभ्यास है ये कौन से दो देशों के बीच में होता है, तो ये भारत मलेशिया की आर्मी के बीच में होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोनों देशों के बीच की जो नेवी है उनके बीच में एक अभ्यास होता है, उसका नाम है समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज। दोनों देशों के एयरफोर्स के बीच में जो अभ्यास होता है उसका नाम है उदार शक्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली ये अभ्यास हुआ मलेशिया के अंदर में, उदार शक्ति जो चर्चाओं में था, मैंने एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया आपको। फिर दोनों देशों के बीच में एक और अभ्यास होता है रॉयल मलेशियन नेवी जो है ये पार्टिसिपेट करती है स्पेशली हमारे एक्सरसाइज मिलन के अंदर में। तो इनकी दोनों की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तीनों के नाम जरूर ध्यान रखिए। स्पेशली जो ध्यान रखना है वो उदार शक्ति के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि उदार शक्ति अभी चर्चाओं में भी है। फिर दूसरी तरफ भारत मलेशिया भी चर्चाओं में है। तो आप देख पा रहे हो कि हाँ, मलेशिया कई सारे कारण की वजह से लगातार चर्चाओं में आ रहा है, तो इंटरनेशनल रिलेशन का ऑटोमेटिकली एक रेलिवेंट टॉपिक बन जाएगा। दोनों देशों के ट्रेड यानी व्यापार की जब बात करते हैं तो दोनों ने सेका एग्रीमेंट को साइन कर रखा है, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ये एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पे भारत मलेशिया आपस में जब व्यापार करते हैं, सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर कई सारी प्रकार की छूट मिलती है। जो एक्स्ट्रा चार्जेस, ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं उसके ऊपर यहाँ पे छूट दी जाती है, जिससे व्यापार थोड़ा फ्रीली चलेगा और जिसकी वजह से व्यापार के अंदर में बढ़ावा भी मिलेगा। दोनों देशों का व्यापार 2021-22 में दोस्तों 19.4 बिलियन डॉलर्स का पहुंच गया था। फिर इंडियन रूपी में भी यहाँ पर ये व्यापार कर सकते हैं। भारत सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट करता है मलेशिया से वो है पाम ऑयल, और मलेशिया नहीं, इंडोनेशिया से भी। मलेशिया का बराबर पड़ोसी देश इंडोनेशिया, दोनों से ही हम सबसे ज़्यादा पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बात केवल यहीं तक नहीं रुकती है दोस्तों, मलेशिया में इंडिया का जो कल्चर है उसको भी प्रमोट किया जाता है अलग अलग सेंटर के माध्यम से। जैसे इंडियन कल्चर सेंटर है कुआलालंपुर के अंदर में, वहाँ पे कर्नाटिक वोकल, कथक डांस, योगा, प्लस जो हिंदी लैंग्वेज है, जो ट्रेंड टीचर्स हैं इंडिया से वो हिंदी लैंग्वेज भी वहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, मलेशिया के अंदर में। तो इस तरीके से कल्चरल सेंटर्स ओपन करे गए। तो ये जो सेंटर है बाद में इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल कर दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चर सेंटर कहाँ पर है, वो मलेशिया में है। और एट दी लास्ट दोस्तों, यहाँ पे मलेशिया को हमने कई सारे उनके आपदा में सपोर्ट भी किया। जैसे कोविड-19 के समय पर दुनिया भर की कंट्रीज़ प्रॉब्लम में थी, हमारे पड़ोसी देश बड़ी प्रॉब्लम में थे, तो हमने यहाँ पर सपोर्ट किया मलेशिया को, कई सारी प्रकार की मेडिसिन्स प्रोवाइड करवाई, और कई सारे जो इंडियंस फंसे हुए थे मलेशिया में उसको हम वंदे भारत मिशंस के माध्यम से वापस भारत लेकर आए। तो ये सब कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुए हैं रिसेंट समय पर दोनों देशों के बीच में, ध्यान रखिएगा। अब आप कोई इंटरनेशनल रिलेशन की कोई भी किताब खरीदते हैं, वो ज़रूरत भी नहीं यार। जो यहाँ पे कंट्रीज़ चर्चाएं में हैं, जिनके प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं भारत, या हमारे प्रधानमंत्री या कोई मिनिस्टर जा रहा है उस देश में, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, बट उनके रिलेशन यहाँ पे ध्यान रख लिया करो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। ये भी हमने समझ लिया। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, ये है आज के हमारे एक और अगला न्यूज़ आर्टिकल। ये भी इंपॉर्टेंट है। कल आपने एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में देखा होगा, वो नाम है राकेश पाल। तो राकेश पाल ये इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे।
अभी रिसेंटली यहाँ पर इनकी डेथ हो गई है, जिस वजह से यहाँ पर ये खबर कवर की जा रही है। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड आप देख पाओगे, जिनका नाम है राकेश पाल। अभी इनकी डेथ हुई है चेन्नई में कल के दिन। इनकी उम्र 59 थी। ये बेसिकली यहाँ पर चेन्नई में गए थे एक ऑफिशियल फंक्शन के अंदर में हिस्सा लेने के लिए, जिसको डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी अटेंड करने वाले थे। बट वहीं पर इनको हार्ट अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनकी मृत्यु हुई। हॉस्पिटल ले जाया गया, कोशिश की गई बचाने की, बट बचा नहीं पाए। तो इसी की वजह से यहाँ पर ये पर्सन चर्चाओं में है। तो ध्यान रखिए, राकेश पाल कौन थे? ये बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये इंडियन कोस्ट गार्ड कौन सी गार्ड होती है? जैसे हमारी आर्मी होती है, जैसे हमारी नेवी होती है और एयरफोर्स होती है। जब भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की बात होती है तो हम केवल इन तीन का नाम जानते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इसके अलावा चौथा कुछ अगर है तो वो हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड है। नाम से पता चल रहा है जो हमारे कोस्ट होते हैं, जो हमारा समुद्री तट वाला रीजन है, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी गार्डिंग प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको 100% पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्म्ड फोर्सेस हैं जो कि भारत का जो समुद्री हिस्सा है, तट वाला रीजन है, उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस जो समुद्र से संबंधित जितने भी लॉज हैं उनको लागू करने का काम करते हैं। हमारी टेरिटोरियल वाटर्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो इनके पास में होता है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का नाम सुना होगा, यानी जैसे भारत का जो पेनिनसुलर इंडिया है, भारत का जो निचला हिस्सा है, वो लंबी चौड़ी बाउंड्री समुद्र के साथ में शेयर करता है। तो समुद्र का कुछ हिस्सा दोस्तों वो हमारी टेरिटरी कहलाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो उस पर्टिकुलर एरिया की प्रोटेक्शन करना वो सब यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड के पास में है। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर हम इतिहास देखते हैं, इनकी हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों, तो फॉर्मली ये पर्टिकुलर बॉडी बनाई गई थी 1978 में, 1978 में, वो भी एक एक्ट के माध्यम से। उस एक्ट का नाम है कोस्ट गार्ड एक्ट 1978। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये किसी अलग से आर्म फोर्सेस बॉडी के अंदर में आती है, नहीं, ये एक अलग, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड जो है पूरा इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस है भारत का। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, ठीक है, डिफेंस मंत्रालय के अंडर में आता है, रक्षा मंत्रालय, ध्यान रखिएगा इसका नाम। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे तो पूरा जो इंडियन कोस्ट गार्ड होता है उसको हेड किया जाता है एक डायरेक्टर जनरल के थ्रू। जैसे अभी हमने बात की थी राकेश पाल जी, यहाँ पर ये भी डायरेक्टर जनरल थे। अभी रिसेंट डेथ की वजह से यहाँ पर ये चर्चाओं में है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो मेन हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में आपको नजर आएगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। हर साल 1 फरवरी को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 1977 के अंदर में इंडियन कोस्ट गार्ड ने पूरी तरह से वर्किंग शुरू की थी। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर उसके बाद में पूरी तरह से ये शेप में आया। फॉर्मल तरीके से इसका उद्घाटन होता है 18 अगस्त 1978 में, कंप्लीट तरीके से एज अ इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, जिसको हम बोलते हैं CAG, इनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो डिपार्टमेंट है, ये हमारे देश में या पूरे दुनिया में अगर हम देखेंगे तो चौथी सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड जो कि तट की रक्षा कर रहे हैं, यह है यहाँ पर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की ताकत। आगे आते हैं, नवाते हैं आज के न्यूज़पेपर के अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल भी हमारा GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो आर्टिकल है दोस्तों, ये बात कर रहा है कि जो हमारी आर्मी फील्ड्स हैं, ये करंट समय पर K9 मतलब यहाँ पर जो हमारी डॉग की यूनिट होती है, हमारे आर्मी के पास में कई सारे डॉग्स हैं, आपको पता है, जो वेल ट्रेंड होते हैं। तो आर्मी डॉग्स में दोस्तों कई सारे डॉग्स आज के समय पर भारत के साथ में जो अभ्यास शुरू हो रहा है, एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जिसका नाम है मित्र शक्ति, उसके अंदर में ये डॉग्स डिप्लॉय करे जाएंगे। तो वही आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये आप देख पाएंगे K9 जैक है जो डॉग यहाँ पे ले जाया गया है। तो भारत की आर्मी और श्रीलंका की आर्मी दोनों ने मिलकर अलग अलग जो मिलिट्री डॉग्स हैं, इनको इस बायलैटरल एक्सरसाइज में उतारा है। और इस बायलैटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? मित्र शक्ति। ये क्वेश्चन UPSC ने अब की बार प्रीलिम्स में पूछा था कि मित्र शक्ति अभ्यास कौन से दो देशों के बीच में होता है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, ध्यान रखिएगा। इंडियन आर्मी ने अभी जैक नाम का जो ये डॉग है, एक बेल्जियन मैलिनोइस है, ठीक है। ये डॉग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से नज़र आता है। इस डॉग की हम बात कर रहे हैं, वेल ट्रेंड है, आर्मी के अंडर में ये काम करता है रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए। तो अभी यहाँ पर इन्हीं डॉग्स को इन अभ्यास में ले जाया गया है। और ध्यान रखिए, जो ये एक्सरसाइज मित्र शक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये अभ्यास अभी चल रहा है।
12 अगस्त को ये शुरू हुआ था और 25 अगस्त तक ये अभ्यास चलेगा। और अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका के अंदर में ही चल रहा है। अब की बार ये 10वां एडिशन है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में मेंशन किया गया है कि जो ये डॉग अभी पहुंचाए गए हैं वहाँ पर इस अभ्यास के अंदर में, वो 2.5 साल का है। उसको स्पेशल ऑपरेशंस के लिए यहाँ पर ट्रेन किया गया है। जंगल के अंदर में अलग अलग सर्चिंग पावर है उसकी, है ना, कुछ और एजॉल्ट आक्रमण अटैक भी कर सकता है। तो ये सभी ताकतें यहाँ पर उन डॉग्स के पास में हैं। तो जो आर्मी डॉग ट्रेनर हैं हमारे, जिनका नाम है प्रंजल साकिया, ये भी बेसिकली यहाँ पर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये आप देख पाएंगे प्रंजल साकिया यहाँ पर इस अभ्यास में प्रेजेंट है। पीछे इस अभ्यास का पोस्टर भी लगा हुआ है, ठीक है। अभी जो ये अभ्यास चल रहा है इसमें डॉग्स तो गए, साथ ही साथ में दोस्तों भारत का जो ये कॉन्टिजेंट है, लगभग कह सकते हैं जो राजपूताना राइफल हैं दोस्तों, उसमें से 106 पर्सनल्स दोस्तों रिप्रेजेंट कर रहे हैं भारत को इस अभ्यास के अंदर में। बाकी श्रीलंका की साइड से कौन सा रेजिमेंट है? श्रीलंका की साइड से जो गजबा रेजिमेंट है उसके कुछ लोग, कुछ पर्सनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो आपस में मिलकर इस अभ्यास को कर रहे हैं। तो दोनों के यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं। आपस में इस तरीके के अभ्यास करने से दोनों देशों के बीच के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे। अपने एक दूसरे को अपनी एक्सपर्ट चीज़ों को वो सिखाने भी वाले हैं। अभी दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ मित्र शक्ति के बारे में, इसको ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमने देखा ये न्यूज़ आर्टिकल तो हर कोई पढ़ लेगा, आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन इस न्यूज़ से ज़्यादा रेलिवेंट है आपका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ये आपको स्क्रीन पर नीचे की साइड में दिख रहा होगा दोस्तों, ये पढ़ना ज़रूर है। आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं आप, साथ ही साथ में न्यूज़ अलग से डेटा भी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ के बारे में? एक्सरसाइज मित्र शक्ति। तो ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा। भारत और श्रीलंका की आर्मी के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है। इस साल इसका 10वां एडिशन है। 120 सोल्जर भारत के राजपूताना राइफल से दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अभ्यास के अंदर में। और हमारा जो स्पेशल फोकस है इस पूरे अभ्यास का वो कहाँ पे रहने वाला है कि जो यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर नंबर 7 है, वहाँ पे फोकस किया गया है सेमी अर्बन एनवायरमेंट्स के ऊपर में। तो सेमी अर्बन एनवायरमेंट जो होते हैं हमारे, है ना, जो ना तो पूरी तरह से गाँव है ना तो पूरी तरह से शहर है, ऐसे एरिया में फोकस करना, शांति और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, इसके लिए अभ्यास चल रहा है। साथ ही साथ में इस अभ्यास का मेन पर्पस ये भी है कि दोनों देशों की जो आर्मीज़ हैं दोस्तों उनके रिलेशंस मजबूत होंगे। दोनों देशों की आर्मी जब ये अभ्यास करेंगी, है ना, कि कोई ऐसी आपदा आ गई तो हम कैसे आपस में मिलकर लड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, और दूसरी जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं उनको भी आपस में शेयर करते हैं। तो जो भी ये कोलैबोरेशन होगा उससे डेफिनेटली आर्मी की जो एबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। और आर्मी का स्पेशल फोकस ये भी है कि दोनों देश की आर्मी जो टेररिज्म जैसी चीज़ें हैं, आतंकवाद हो गया, अर्बन वॉरफेयर हो गया, इनसे लड़ा जा सके और इस शांति को मेंटेन किया जा सके, ठीक है। तो इससे दोनों देशों के आर्म फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों जब हम बात करते हैं इंडियन आर्मी के डॉग्स के बारे में, तो इंडियन आर्मी के पास में कुछ एक्सेप्शनल स्किल्ड ब्रीड्स हैं। जैसे यहाँ पर कुछ ब्रीड्स के नाम आपको पता होने चाहिए। ये आपके सामने है ग्रेट स्विस माउंटेन। ये बहुत ज़्यादा पुरानी ब्रीड है जो उसकी बेसिकली स्विट्ज़रलैंड में बिलोंग करती है, ठीक है। अपनी कैपेबिलिटीज़ के लिए, अपनी अलग अलग फीचर्स के लिए ये डॉग जाने जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्रेंडली है, फैमिलीज़ के साथ में भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रखता है। फिर जर्मन शेफर्ड है, जर्मनी से बिलोंग करता है, ठीक है। एक मीडियम लार्ज साइज डॉग आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ऐसे यहाँ पे लैब्राडोर है। देन उसके बाद में मुधोल हाउंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुधोल हाउंड को लेकर क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, ये काफ़ी चर्चाओं में रहा है पहले भी। और ये वाली ब्रीड इंडिया से ही आती है दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजबूत ब्रीड होती है। और इसका जो वेट है लगभग 22 से 28 किलोग्राम होता है। हाइट 26 से 28 इंचेस होती है। अपने ओनर्स के प्रति बहुत लॉयल होते हैं ये मुधोल हाउंड, है ना। बहुत ज़्यादा अच्छे गार्ड प्रोवाइड करवाने के लिए, वॉच डॉग के पर्पज़ से यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो डॉग्स है ये चर्चाओं में रहते हैं। इंडियन आर्मी जो है काफ़ी पसंद करती है, बॉर्डर पर इन डॉग्स को तैनात रखती है। उसके अलावा अगर हमें देखें तो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए भी ये जो डॉग्स हैं इनको लाने की बात की गई थी। फिर बकरवाल आपको देखने को मिलेगा, ये भी इंडियन ब्रीड है, हिमालयन माउंटेन से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद बेल्जियन मेलोनिस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बेल्जियन मेलोनिस ध्यान रखना बेल्जियम से बिलोंग करता है। ये भी इंडियन आर्मी का एक इंपॉर्टेंट डॉग है। अभी यही वाला डॉग आपको पता है ना, अभी हम बात कर रहे थे तो भारत और श्रीलंका के अभ्यास के अंदर में यही बेल्जियन मेलोनिस ने पार्टिसिपेट किया है, तो हम ये भी यूज़ करते हैं। मेलोनिस दोस्तों ये वो वाला डॉग है, ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना होगा, उसको ढूंढ के मारा गया, तो उस ऑपरेशन में बेल्जियन मेलोनिस का ही इस्तेमाल किया गया था।
एक परफेक्ट वर्किंग डॉग है जो बड़ी बड़ी यहाँ पर पुलिस और मिलिट्री रिलेटेड ऑपरेशंस में काम करता है। फिर उसके अलावा कॉकर स्पैनियल, ये आपको देखने को मिलेगा, ये यूएस की ब्रीड है, ये भी मोस्ट फेमस ब्रीड है पूरे दुनिया भर में। तो ये ब्रीड्स वो हैं जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा नाम नाम बस। तो क्वेश्चन ये है कि जो इंडियन आर्मी के डॉग्स हैं दोस्तों, ये थोड़े समय तक सर्व करते हैं, बाद में इनका रिटायरमेंट होता है। लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में क्या इनका क्या होगा, मार दिया जाएगा? क्योंकि स्पेशली ट्रेन डॉग्स हैं, गलत यूज़ भी हो सकता है, किसी गलत इंसान के हाथ में आ जाए तो दोस्तों पहले ऐसे ही होता था कि 2015 तक तो यहाँ पर इनको यूथनेशिया का इंजेक्शन दे के मार दिया जाता था। लेकिन आर्मी ने दोस्तों यहाँ पर ये सब बंद कर दिया 2015 के बाद से, तो अब मारा नहीं जाता रिटायरमेंट के बाद में। तो क्वेश्चन ये भी है, क्या इंडियन आर्मी के डॉग को सैलरी मिलती है? क्योंकि काम करते हैं भाई, वो भी ऑपरेशंस में बहुत हेल्प करते हैं। तो वैसे कोई सैलरी नहीं मिलती, बट उन डॉग्स की जो है एक स्पेसिफिक रैंक उनको प्रोवाइड करवाई जाती है आर्मी में। फिर क्वेश्चन ये है कि बाकी कोई नॉर्मल लोग जो है वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं? यस, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अडॉप्ट कर सकता है, बट आपको एक एफिडेविट सबमिट करना होगा, उसके बेसिस पे डॉग्स को आप अडॉप्ट कर पाओगे। सबसे स्पेशल ब्रीड है मुधोल हाउंड, नाम ध्यान रखना क्योंकि ये काफ़ी चर्चाओं में रही है ना। कई बार यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि 17वीं सेंचुरी के समय पर जो हमारे मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो रही है, वो इन्हीं डॉग्स का अपने आर्मी में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुधोल हाउंड के जो लेग्स है वो बहुत ही ज़्यादा एथलेटिक्स है, लंबी छलांग, लंबा यहाँ पर ये कूदने के लिए भी जाना जाता है। हंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा शानदार डॉग माना जाता है मुधोल हाउंड। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नवाज के न्यूज़पेपर का अगला आर्टिकल, बहुत ही शानदार आर्टिकल। इस आर्टिकल में बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे दोस्तों, हम यूपीएससी के बारे में बात करेंगे, कुछ पर्सनल गाइडेंस मैं आपको देना चाहता हूँ यूपीएससी को लेकर, जो स्पेशली यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं खुद से शेयर करना चाहता हूँ। तो थोड़ी देर तक बात करेंगे इस आर्टिकल पे, प्लीज़ ध्यान से कान खोलकर सुनिएगा। ये मैटर क्या आ रहा है दोस्तों, ये देखिए सीसीपीए, ये बॉडी है, इसका नाम है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अभी मैं इसकी बॉडी के बारे में बताऊँगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो सीसीपीए की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इस बॉडी ने, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं आप और हम हैं, है ना, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बात कर रहा है। तो सीसीपीए ने अभी एक पेनल्टी 3 लाख रुपए की पेनल्टी श्रीराम आईएएस के ऊपर में लगाई है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने सुना होगा, श्रीराम आईएएस, 3 लाख रुपए की पेनल्टी मारी गई है। क्यों? क्योंकि ये इंस्टीट्यूट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहा था, मिसलीडिंग डेटा दिखाया जा रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने इंस्टीट्यूट में एडमिट करवाया जा सके। ये कोचिंग इंडस्ट्री यार वाकई में बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है, करोड़ों रुपए का यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ का टर्नओवर है। लेकिन उसके बाद मतलब ये पता चलता है कि देखिए सीसीपीए बताता है कि क्या क्या हरकतें अपनाई गई हैं इनके थ्रू, वो ज़रा समझिए। ये जो इंस्टीट्यूट है श्रीराम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने अपना ऐड दिया और ऐड के अंदर में 200 प्लस क्लेम किए कि यूपीएससी का जो 2022 का एग्जामिनेशन था, 2022 के एग्ज़ाम में 200 प्लस यानी 200 से ज़्यादा लोगों ने सिलेक्शन पाया है श्रीराम आईएएस कोचिंग का इस्तेमाल करके। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि हम इंडिया के नंबर 1 प्रेस्टीजियस यूपीएससी आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। तो इसके बेसिस पर, इन सब आधार के बेसिस पे क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से इन्फॉर्मेशन मांगी गई कि भाई जिस बेसिस पे आप ये एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं, ज़रा एविडेंस दीजिए, सबूत दीजिए। और ये मांगा था यहाँ पे सीसीपीए की जो चीफ कमिश्नर हैं निधि खारे, उन्होंने। और इन्होंने बोला कि देखिए हमने सभी सबूत को देखा, जितने फैक्ट्स यहाँ पर कोचिंग के थ्रू बताए गए, हमको सारी इन्फॉर्मेशन देखी हमने। और इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में वो लोग भी काफ़ी शॉक रहे। शौक ये रहे क्योंकि यहाँ पर वाकई में मिसलीड किया जा रहा है बच्चों को, स्पेशली कंज्यूमर्स को, क्योंकि वो यही सब तो पढ़कर कि हाँ 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए, पेरेंट्स देखेंगे या कोई नया बिगिनर है जो रह चुका है, जो तैयारी कर चुका है, उनको ये सब चीज़ें पता हैं। लेकिन जो बिगिनर हैं वो ज़्यादातर फंस जाते हैं ऐसे जालों में। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है, इन्होंने अपना रिस्पॉन्स सबमिट किया, डिटेल शेयर की। तो पता ये चला कि ये कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सिलेक्शन इन्होंने दिए, लेकिन केवल और केवल 171, ओनली 171 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ही ऐसे थे दोस्तों जो यहाँ पर सिलेक्शन ले पाए थे इनकी कोचिंग की मदद से। तो कहोगे सर फिर भी सही तो है, 200 नहीं तो 171 बच्चों ने सिलेक्शन लिया, मतलब सही तो है। अभी पूरी बात सुनिए। ये जो 171 बच्चे हैं, इनमें से 102 कैंडिडेट्स वो हैं जो फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से हैं। ये है यहाँ पर प्रॉब्लम वाली बात।
देखिए होता यह है कि दोस्तों यहाँ पे जैसे आप एग्जाम देंगे यूपीएससी का, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले आप मान लो कोई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, आप लाखों रुपए की फीस देंगे, प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी करेंगे, फिर आप ऑप्शनल वगैरह 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 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पैसा देंगे फिर बहुत सारा, तो मेंस भी आप तैयारी करेंगे। हालांकि यहाँ पर वो केवल मटेरियल मिल जाएगा, तैयारी आपको खुद करनी पड़ती है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल जाता है। तो मेंस की तैयारी करी आपने, उसको क्लियर कर लिया। अब मान लीजिए क्लियर कर लिया तो आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं। अब जब इंटरव्यू के लिए आप रेडी हो चुके हैं कि इंटरव्यू आपका आने वाला है, तो उससे पहले जब इंटरव्यू शुरू होने वाले होते हैं यूपीएससी के, है ना, मतलब वही 3,000 लोग चुन लिए गए, अब उनका इंटरव्यू होगा, उनमें से केवल 1,000 लोग निकाले जाएंगे बाहर, हाँ, इन जिनको जॉब दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि जब इंटरव्यू शुरू हो रहे होते हैं उससे पहले सभी कोचिंग सेंटर दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं कि भाई आइए, इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है, आपने तैयारी करनी है, फ्री में देना है इंटरव्यू, आइए फ्री में दीजिए इंटरव्यू। तो आप जगह जगह पे आप देखते होंगे यूट्यूब पे बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स उनके इंटरव्यू चल रहे होते हैं। पहले जो बिगनर होता है ना, आप में से भी कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जो स्टार्टिंग में तैयारी करने शुरू करे होंगे, पहले सोचते होंगे कि यार ये इंटरव्यू असली है यूपीएससी के, नहीं, ये मॉक इंटरव्यूज़ हैं और ये मॉक इंटरव्यूज़ फ्री कंडक्ट करवाती हैं कोचिंग सेंटर्स। तो कहीं पर भी जैसे आपका मेंस क्लियर हो गया तो जाइए आराम से इंटरव्यू दीजिए। बच्चा देता है, प्रैक्टिस करता है, भाई उसको सिलेक्शन चाहिए, वो सभी कोचिंग सेंटर में इंटरव्यू दिया जाता है, दे आता है। और जब इंटरव्यू दे रहा होता है तो वो कोचिंग सेंटर उसकी प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना, उसकी रिकॉर्ड करके क्लिप रख लेते हैं। फिर जैसे ही मान लो यहाँ पर सिलेक्शन हुआ और पता चला कि जिसने यहाँ पर ये इंटरव्यू दे के गया था हमारी कोचिंग सेंटर में वो सेलेक्ट हुआ है, तो उसका इंटरव्यू सीधा यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, देखिए ये है हमारा सिलेक्शन। और फिर अगले दिन रिजल्ट आने के बाद में अखबार में लगा दिया जाएगा उसका बड़ा बड़ा फोटो, देखिए ये हमारे यहाँ से सिलेक्शन लिया है। लेकिन हुआ क्या है, तैयारी उसने खुद से की है, सब कुछ, सब प्रिपरेशन खुद से की है, बट खाली फ्री में एक इंटरव्यू दिया है। तो यहाँ पे 102 बच्चे वो हैं जो यहाँ पे फ्री इंटरव्यू गाइडेंस का हिस्सा थे। तो कहेंगे सर फिर भी अभी भी नंबर बहुत सारा है, तो बाकी और सुनिए। 55 वो बच्चे थे जो फ्री टेस्ट सीरीज़ के हिस्सा थे, फ्री टेस्ट सीरीज़ उन्होंने ज्वाइन की थी, बस खाली टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कर दी, उसके बेसिस पे यहाँ पर इंस्टीट्यूट क्लेम करने लगा नहीं हमारे क्लास के बच्चे हैं ये। तो ये हो रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब है सब निचोड़ के अगर देखा जाए तो कोचिंग का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। यहाँ पे आर्टिकल में क्लियरली आप सीधा आर्टिकल देख पाओगे, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये आर्टिकल क्या लिख के दे रहा है कि मैजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट्स हैड ऑलरेडी क्लियर्ड प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स खुद से ही क्लियर कर चुके। और आगे देखिए क्या लिखा है, विद नो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ श्रीराम आईएएस। कोचिंग का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था बट क्लेम कर रहे हैं वो। तो यही एक फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है जिसकी वजह से एक ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट है स्पेशली उनके लिए, क्योंकि ये सब देख के वो भी एडमिशन लेंगे जिससे क्या होगा, उनका पैसा बेकार जाएगा। तो यहीं पे कंज्यूमर्स के जो हक हैं, उनका जो राइट है, उनका अधिकार है, उसकी सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर ये सीसीपीए वर्क करता है और ये बीच में उतर कर आया है। समझ गए कि आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल क्या बोलता है। और दोस्तों रियलिटी है, ये सब यही चल रहा है, सच बता रहा हूँ, यही चल रहा है। जो लोग यहाँ पर फंस रहे हैं इन मामलों में, मैं कहूँगा बचो, ठीक है। और कई सारे लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं सेल्फ स्टडी से नहीं होगा क्या। यार सेल्फ स्टडी से क्या नहीं हो सकता है। और आज का ज़माना ऐसा है, 2024 ऐसा है, आपको जो मटेरियल ढूंढना है ऑनलाइन मिल जाएगा। एनसीईआरटीज़ पढ़नी है, मान लो एनसीईआरटी आपके पास में केवल मोबाइल है और इंटरनेट का पैक है, मैं बस खाली इतना कह रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उससे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ कौन सी नहीं पढ़ी हैं, सभी एनसीईआरटीज़ ऑनलाइन सबकी पीडीएफ्स पढ़ी हुई हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा कौन से वीडियो नहीं पढ़े हुए हैं आप खुद सर्च कीजिए। करंट अफेयर्स के तमाम वीडियोस आपको डेली मिल रहे हैं, न्यूज़पेपर के वीडियोस मिल रहे हैं, आर्टिकल्स मिल रहे हैं, नोट्स बना के मिल रहे हैं। फिर उसके अलावा करंट अफेयर्स हो गया, एनसीईआरटीज़ हो गई, सेपरेट अलग अलग बुक्स की वीडियोज़ डली हुई हैं, कंप्लीट प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप उन प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अलग अलग बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी पीडीएफ गूगल पर सर्च करेंगे, सबकी पीडीएफ पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं से मिल जाती हैं, वो पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो क्या नहीं पड़ा हुआ है, मटेरियल है, प्रेजेंट है बहुत सारा। अब बात आती है गाइडेंस की, तो गाइडेंस भी दोस्तों कई सारी वीडियोस आजकल अवेलेबल आपको देखने को मिल जाती हैं यूट्यूब पे। और गाइडेंस के लिए आप क्या इतने हज़ारों रुपए दोगे, लाखों रुपए प्रोवाइड करवाओगे? तो सेल्फ स्टडी नो डाउट हो सकती है, हाँ, बस खाली कोचिंग में ये होता है कि आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, आसपास में बच्चे पढ़ रहे हैं, आप देखोगे उनके
देख कर उनको भी पढ़ोगे, बट वो माइंडसेट अगर आपका पहले ही घर पे ही डेवलप हो जाएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे करना है आगे, तो इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। और आजकल कई सारी यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग्स भी आ गई हैं, बट कई बार ऐसा भी होता है ऑनलाइन कोचिंग में भी आप पेमेंट कर देते हैं, है ना। तो ऑनलाइन कोचिंग में पेमेंट कर देंगे आप, लेकिन रिटर्न में आपको कितना मिलता है कितना नहीं मिलता, साल भर की वैलिडिटी है, साल भर में कोर्स पूरा भी नहीं हुआ, फिर आपको वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करे होंगे वो भी ये फेस कर रहे होंगे, है ना, कि कोर्स भी पूरा नहीं हुआ, हमारी वैलिडिटी भी ख़त्म हो गई, फिर उसके बाद हमें वैलिडिटी एक्सटेंड करनी है, फिर से हज़ारों रुपया देना है, तो वो काम करना है। समझ रहे हो इस बात को। और फिर कई सारी जगह पर यही है कि जो चीज़ मतलब पढ़ाई जा रही है वहाँ पर जहाँ पे आप लाखों रुपए दे के पढ़ रहे हैं, वही चीज़ फिर वहाँ पे भी अवेलेबल है, नॉर्मली वीडियोस में भी अवेलेबल है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस माइंडसेट से पढ़ रहे हैं। पता है कि यहाँ पे आप क्रैक कर सकते हैं इन सब चीज़ों का, क्योंकि आपके पास में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं दोस्तों। रिसोर्सेज को थोड़ा सा लिमिट करना होगा, अपना सिलेबस लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को फॉलो कीजिए, है ना। कई बार लोग यहाँ पे मुझे भी मेंशन करते हैं, देखो होता यह है कि मतलब ऐसा ना, हमारा कोई वैसा कोर्स वगैरह नहीं है इस चैनल पे, चाहता तो यहाँ पर वैसे लोगों ने 2-2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो तभी उन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े कोर्सेज लॉन्च कर दिए, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, है ना। करने को मेरा भी हो सकता था, बट यार मेरा वो प्लान नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं चीज़ों को। अभी जो यहाँ पर मैं आपको पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाता हूँ वो जस्ट यहाँ पर 499 रुपीज़ की पीडीएफ है ना, और वो भी लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल रहा है, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक यहाँ पे आपको उसमें पीडीएफ मिल रही हैं। डेली कंटेंट मिलता है, डेली कुछ ना कुछ आपको मिलता है। जगह जगह पर आप इतना पैसा प्रोवाइड करवा देते हैं, पैसा दे देते हैं, उसके बावजूद भी उसके रिटर्न में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे डेली आपको कंटेंट मिलता है, डल रहा है, पिछले कुछ समय से ही आप देख पाओगे। जिन्होंने भी ग्रुप ज्वाइन किया उनको पता होगा। आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है, स्पेशली जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, लिखने वगैरह की दिक्कतें यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो उसमें भी यहाँ पे कभी कभी कमेंट्स आते हैं, सर आपने भी अपना शुरू कर दिया पेड ग्रुप, ये वो सब चीज़ फ्री में डाल देते हैं। देखो सस्टेन करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। अब 499 चार्ज करने के बाद में रिटर्न में मैं आपको डेली बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उस ग्रुप के अंदर भी डेली कंटेंट अपलोड हो रहा है और भी कई सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि अमाउंट आपका जल्दी रिकवर हो जाता है। वो आप खुद भी बिलीव करते होंगे, जो लोगों ने ज्वाइन किया उनको पता है। तो कई लोग कमेंट्स कर देते हैं उसके बावजूद भी, बट कोई बात नहीं, देखो होता है, सब जगह होता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी दोस्तों सेल्फ स्टडी पे थोड़ा सा स्पेशल फोकस करें। पहले एक बार तैयारी करो खुद सेल्फ स्टडी से, पूरे तरह से तैयारी करने के बाद में, पूरी तरह से हर एक चीज़ पढ़ने के बाद में एक बार पेपर दे के देखो, आपके पास में नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हैं यार, है ना। तो लेकिन तैयारी देखो मन से करनी है, पूरा माइंडसेट डेवलप करने के बाद में करनी है। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कोचिंग वालों को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं। हाँ, बेनिफिट्स गाइडेंस वगैरह का मिलता है दोस्तों, लेकिन गाइडेंस भी आजकल अवेलेबल है सभी जगह पर। किसकी तैयारी कैसे करनी है सब कुछ वीडियोस वगैरह अवेलेबल हैं। और मैं आपको बोलूँगा, टॉपर्स वगैरह की स्ट्रेटेजी आप देखते हैं, गाइडेंस आपको मिलती है, लेकिन वो भी आपके लिए काम नहीं करती है। सिंपल सी बात है भाई, होता यह है सबकी लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर है वो अलग अलग है, सबको अलग अलग चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी पड़ती है, ये हकीकत है। आप वो स्ट्रैटेजी बनाइए जो आपके लिए सूटेबल हो, जो आपको हेल्प करे आपके हिसाब से। हो सकता है भाई दूसरे की कंडीशन कुछ और है, उसके पास में कुछ और काम ही नहीं है, आपका घर का कुछ और काम भी होता है, उसको भी मैनेज करना है, हर एक चीज़ देखना है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बदलनी पड़ती हैं यार, है ना। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उनको लेकर चला करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस देखोगे, करंट जितने भी चीज़ें चल रही हैं उसको आपस में मैच करेंगे, तो आपको फिर किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा दोस्तों एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से देखो, बहुत बातें हो गई, उसको आप समझ गए होंगे। एग्जाम के लिए थोड़ा सीसीपीए के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी? ये एक पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी है जिसको बनाया गया है 2020 में एस्टेब्लिश किया गया। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ना 2019 का, जो हमारे राइट्स की बात करता है, हमारे साथ में कोई हमें गलत तरीके से चूना न लगा सके, अगर रॉ भाषा में बोले तो, या जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उसको रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वर्क करता है ना। तो उसी के लिए, उसी के एक्ट के बेसिस पे, उसी के प्रोविजंस के बेसिस पे हमारे पास में ये अथॉरिटी आती है। ये अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर में काम करती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो इस अथॉरिटी के अंदर में एक चीफ कमिश्नर होते हैं एज अ हेड,
बाकी दो और दूसरे कमिश्नर्स आपको देखने को मिलेंगे जो इसके मेंबर्स होते हैं, जो यहाँ पे डील करते हैं इन सभी मैटर से। गुड्स एंड सर्विसेज में कोई ऐसा घोटाला हो रहा है तो उसको मैनेज करने का काम इस सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का है। इनके पास में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जिसको डायरेक्टर जनरल वगैरह हेड करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास में भी यहाँ पर पावर होगी। मान लो कोई वॉल्यूशन हुआ है, कहीं पर कंज्यूमर राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो कहीं पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है, कहीं पर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, गलत एडवर्टीजमेंट दिखाई जा रही है, तो उस केसेस में भी दोस्तों जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनके पास में पावर होगी कि वो ऐसे कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकें। तो ये भी सीसीपीए के अंदर में एक प्रोविजन है। फिर बात आती है सीसीपीए के पावर्स एंड फंक्शंस के बारे में। इनकी ताकत क्या है? इनके पास में ताकत है कि बड़े बड़े मैटर्स के अंदर में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जहां पर भी जो कंज्यूमर राइट्स हैं या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उनका वॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर मैटर में इन्वेस्टिगेट करना। इनके पास में कई सारी कंप्लेंट रिसीव होती हैं, या तो आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं, या कुछ ऐसा गंभीर मुद्दा है जैसे कोचिंग सेंटर वाला मुद्दा हुआ, इसको सीसीपीए ने खुद से उठाया। जो खुद से उठाया उसको सुओ मोटो बोलते हैं। तो ये वाली पावर इनके पास में। या कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट इनको डायरेक्शन दे सकती है कि भाई यहाँ पर ये केस देखिए ज़रा, तो उसके बेसिस पर भी सीसीपीए जो है ऐसे केसेस को देखता है। और केसेस देखते हुए मान लो वाकई में कोई घोटाला कर रहा है या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाती है। तो अभी के समय पर 10 लाख रुपए तक की ये पेनल्टी चार्ज कर सकते हैं। 2 साल तक की सज़ा प्रोवाइड करवा सकते हैं किसी मैन्युफैक्चरर पर अगर वो कोई फॉल्स एडवर्टीजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिखाता है। और अगर ये बार बार अपराध करता रहेगा तो ये जो पेनल्टी है ये 50 लाख रुपए तक जा सकती है, 5 साल की सज़ा हो सकती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर वो फिर भी ऐसी गलतियां करेगा आगे भी भविष्य के अंदर में, तो ये सज़ा और बढ़ा दी जाएगी और इवन उसकी जो बिजनेस उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर इस एक्ट का वॉल्यूशन कर रहा है ना। ये बात ध्यान में रखना। बाकी दोस्तों जो हमारे वॉल्यूशन होते हैं कंज्यूमर राइट्स के या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कोई भी है, इसका वॉल्यूशन अगर हो रहा है तो इसकी फ़ाइल वगैरह आपने अगर कोई कंप्लेंट करनी है तो कंप्लेंट उसकी फ़ाइल कर सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन के पास में, या फिर आप स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के पास में भी कंप्लेंट ले जा सकते हैं, या फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन को भी यहाँ पर ये कंप्लेंट सौंप सकते हैं। ठीक है। तो ये है ताकत सीसीपीए की और इस तरीके से काम करता है। और इसको ताकत मिलती किससे है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के प्रोविजन के आधार पर मिलती है। तो ये 2019 वाला कानून क्या है दोस्तों? 2019 वाला कानून नाम से पता चल रहा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा लॉ है जहां पर वो हमारी सुरक्षा की बात करता है। जो कंज्यूमर है उसको डिफाइन किया गया है एज अ व्यक्ति जो सामान को खरीद रहा है, सर्विस खरीद रहा है और उसके साथ में कुछ गलत ना हो, उसी के लिए यहाँ पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट काम करता है, जिसके अंदर में हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर किया गया है। कोई अपने प्रोडक्ट को गलत तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, गलत दिखा रहा है, दिखाया कुछ और है, दिया कुछ और दिया गया है ना, तो ऐसे केसेस को भी यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से हैंडल किया जाता है। और ध्यान रखिए जो भी कंज्यूमर है, जो भी यहाँ पर कह सकते हैं ग्राहक है, आप हैं, हमें, कोई भी है, इनके राइट्स होते हैं। जैसे 6 कंज्यूमर राइट्स यहाँ पे उनको डिफाइन करके दिए गए हैं इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में। वो राइट्स कौन कौन से हैं? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रेड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये सब अधिकार हैं कि भाई उनको प्रॉपर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जा सके, उनकी भी सुनवाई की जा सके। अगर यहाँ पर उनको मान लो अगर आपने गलत तरीके से कोई प्रोडक्ट थमा दिया है तो इस बेसिस पर भी ऐसे ये जो पर्टिकुलर एक्ट है वो काम करता है और आपको ये सभी के सभी अधिकार प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का ये वाला आर्टिकल भी समाप्त। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नाउ अगले पेज में 3 आर्टिकल्स हैं और तीनों एक साथ लगे हुए हैं। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हैं। कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, इसको जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से अगेन लिंक कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था दोस्तों भारत और किसके, मलेशिया के रिलेशनशिप, है ना। अभी पहले ही डिस्कस किया ना स्टार्टिंग में भारत मलेशिया के संबंध। उसी तरीके से अब हम बात करने वाले हैं भारत और कुवैत के संबंध के बारे में। क्यों? क्योंकि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इनकी एक मीटिंग होती है कुवैती प्राइम मिनिस्टर के साथ में, साथ ही साथ में कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ में, जहां पे मेंशन किया गया है कि भारत और कुवैत मिलकर अपने आपस में जो रिलेशंस है उसको मजबूत करने की बात करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपको पता होगा रिसेंटली कुवैत के अंदर में आज से 2 महीने पहले बिल्डिंग में आग लगी थी और उसमें 45 इंडियंस की जान गई थी। तो उसके बाद यहाँ पर ये जो विजिट है ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया और कुवैत के जब संबंध की बात करते हैं तो लगभग 100 साल पुराने इनके रिलेशनशिप है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। इनकी पार्टनरशिप बहुत मजबूत है।
उस पार्टनरशिप को और उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए यहाँ पर ये मीटिंग हुई है, बातचीत हो रही है। ये बात खुद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने x.com पर लिखकर प्रस्तुत की है। तो आर्टिकल में कुछ भी नहीं है, बस ये ज़रा सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इस आर्टिकल के बेसिस पे आपको पता है ना, क्योंकि आपने सिलेबस पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए भारत और कुवैत के संबंध कहाँ पर स्टैंड करते हैं। कुवैत देश के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। अब उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्या क्या पता होना चाहिए चलिए मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप मिडिल ईस्ट का मैप देख पाएंगे, ये आपको नज़र आएगा ईरान, ठीक है, अभी काफ़ी चर्चाओं में है। यहीं पर आपको नज़र आएगा ये पाकिस्तान का पीछे का हिस्सा दिख रहा होगा। आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया। तो इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे बीच में अरेबियन सी, इधर भारत, और इधर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सऊदी अरेबिया, और यहीं पर सऊदी अरेबिया इराक के बीच में यह है कुवैत, ठीक है, और बराबर में आपको ये देखने को मिल जाएगा यह है पर्शियन गल्फ। इस पर्टिकुलर मैप को अगर हम जूम करते हैं, यानी कुवैत के मैप को जूम करते हैं, तो यह है कुवैत। कुवैत की कैपिटल आ गई कुवैत सिटी, ठीक है। यह है सऊदी अरेबिया जिसके साथ में कुवैत एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है, और दूसरी बड़ी बाउंड्री कुवैत जो है इराक के साथ में शेयर करता है। इराक के साथ में कुवैत का एक युद्ध भी हो चुका है, वॉर भी हो चुका है, जहाँ पे इराक ने कुवैत को इन्वेड किया था, याद होगा। यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ है और ये है कुवैत बे, ये भी ध्यान रखिएगा। कई सारे और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जो कि कुवैत की ही टेरिटरी के अंडर में आते हैं, ठीक है। बाकी ईरान के साथ में भी यहाँ पे आप देख पाएंगे, ईरान मतलब पास में ही है, ये आपको दिख रहा होगा। तो कुवैत के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिल गई है। अब आगे आते हैं और बाकी जानकारी समझिए। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया और कुवैत के रिलेशंस कहाँ पे स्टैंड करते हैं उसको समझते हैं। दोनों देशों के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं, इनकी शुरुआत हुई थी जून 1962 में, जब पहली बार हमने कुवैती एम्बेसडर को इंडिया में अपॉइंट किया। तब से इनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गए, शुरू हो गए। इंडिया पहला स्टार्टिंग में ही ऐसा कंट्री था जिसने कुवैत की आज़ादी को एक पहचान दी या रिकग्नाइज़ किया। कुवैत यहाँ पर पहला देश था जिसने भारत के प्रति सपोर्ट भी दिखाया। जो चाइना के साथ में हमारा युद्ध हुआ 1962 में, उसमें कुवैत ने भारत को सपोर्ट किया। लेकिन हमारे दोनों के संबंध बीच बीच में कहीं कहीं पर गड़बड़ाए भी। जैसे मैंने आपको बोला कि कुवैत और इराक के बीच में जो ये युद्ध चला, जो अटैक चला, इसमें इंडिया कहीं ना कहीं प्रो इराक था, जिसकी वजह से थोड़े से रिलेशन ख़राब हुए। इंडिया ने इराक का साइड लिया, इसकी वजह से रिलेशन ख़राब हुए। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर में बाबरी मस्जिद को हटा दिया गया, डिमोलिश हुआ, उसकी वजह से भी कुवैत के साथ में रिलेशनशिप के ऊपर में एक इम्पैक्ट पड़ा था। फिर अभी तक यहाँ पर कुवैत जाने वाले जो मिनिस्टर्स हैं या बड़े बड़े लीडर्स हैं वो कौन कौन हैं। 1965 में दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन गए। फिर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी यहाँ पे कुवैत को विजिट करती हैं 1981 में। फिर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी कुवैत को विजिट करते हैं 2009 में। तो ये कुछ लीडर्स की विजिट हुई है कुवैत के अंदर में। नाउ अब बात आती है कुवैत के बारे में बात करने की। देखिए, एक ऐसा कंट्री है जो कि बेसिकली मिडिल ईस्ट के अंदर में लोकेटेड है, जो हमारा अरेबियन पेनिनसुला है, सऊदी अरेबिया के जस्ट बगल में ही आपको कुवैत नज़र आएगा। कुवैत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी 1961 में। कब? 1961 में। 1990s की जब बात करेंगे तो कुवैत के ऊपर अटैक हुआ था इराक के माध्यम से। देखो 1961 में आज़ादी मिल गई, लेकिन धीरे धीरे समय बाद, कुछ सालों बाद इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया। बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं दोनों, अभी हमने मैप में देखा था, जिसकी वजह से गल्फ वॉर शुरू हो गया, है ना। कुवैत यहाँ पर कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर देख ही ली है। अब दोस्तों भारत और कुवैत के इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारा व्यापार होता है, क्योंकि कुवैत स्पेशली है छोटा सा देश, लेकिन इनके पास में जो भंडार हैं ऑयल रिजर्व्स के, पेट्रोलियम बेस्ड इकॉनमी है, इनके पास में बहुत सारा कच्चा तेल प्रेजेंट है। मेंशन किया जाता है दुनिया के अंदर जितना भी कच्चे तेल के रिजर्व्स है उसका 6% रिजर्व कुवैत के पास में है। नेचुरल गैस रिजर्व्स कुवैत के पास में है। तो जितना भी ऑयल रेवेन्यू है वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है कुवैत की। 94% यहाँ पर इनका जो मेन रेवेन्यू या पैसा जनरेट करते हैं वो तेल बेचकर, कच्चा तेल बेचकर ही जनरेट करते हैं। समझ गए? यह है कुवैत की ताकत। हिस्टोरिकली अगर हम देखेंगे तो भारत और कुवैत के जो रिलेशनशिप हैं इनको एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए हम देख पाएंगे। इंडिया एक नेचुरल ट्रेडिंग पार्टनर है कुवैत का लंबे समय से, और 1961 के बाद में इंडियन रुपी भी यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने यूज़ करनी शुरू कर दी भारत और कुवैत के व्यापार के समय पर। पहले केवल डॉलर से इस्तेमाल करते थे। अब उसके बाद अगर आप देख पाएंगे तो कई सारे प्रकार के आइटम्स है जो हम कुवैत को एक्सपोर्ट करते हैं, और कई सारे आइटम्स ऐसे हैं जो हम कुवैत से इम्पोर्ट करते हैं। स्पेशली 2022-23 को देखते हुए अगर हम देखें तो भारत ने सीरियल्स, ऑर्गेनिक केमिकल, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल, सेरेमिक प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट की थी कुवैत को। और कुवैत से खरीदा क्या गया?
उसमें हमारा मिनरल फ्यूल, ऑर्गेनिक केमिकल, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्लास्टिक्स, आयरन, स्टील, ये सब चीज़ें यहाँ पे कुवैत से हमने इंपोर्ट की। अब कुवैत और भारत का सबसे अहम रोल आता है हाइड्रोकार्बन सेक्टर को देखते हुए। इंडिया जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है कुवैत के इस कच्चे तेल का। तो एनर्जी सेक्टर में डेफिनेटली दोनों के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। कुवैत एक बहुत बड़ा सप्लायर है कच्चे तेल का और एलपीजी का भारत के लिए। तो हमारी जो इंपॉर्टेंट नीड्स है, पेट्रोल की ज़रूरत है, वो यहाँ पर कुवैत पूरा करता है। दूसरी तरफ कुवैत की इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए कुवैत की इकॉनमी को धक्का लगा रही है इंडियन कम्युनिटी, क्योंकि भारत के जो लोग हैं दोस्तों, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग करंट समय पर कुवैत के अंदर में प्रेजेंट हैं। जो भारत के लोग हैं उसमें कई सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिसमें इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आर्किटेक्ट, टेक्नीशियन, नर्सेस, रिटेल ट्रेडर, बिजनेसमैन, ये सब भी इंडिया से गए हुए हैं जो कुवैत में काम कर रहे हैं और कुवैत की इकॉनमी को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ा पोर्शन दोस्तों अनस्किल्ड वर्कर्स का भी है। कुछ ऐसे वर्कर्स जिनके पास में कोई स्किल नहीं है, केवल लेबर का काम कर रहे हैं, या सेमी स्किल्ड वर्कर्स भी वहाँ पर प्रेजेंट हैं। इंडियन बिजनेस कम्युनिटी भी कुवैत के अंदर आपको नजर आएगी, जहाँ पे एक बड़ा मार्केट उन्होंने यहाँ पर डेवलप किया है। बाकी इंडिया कुवैत के जो रिलेशनशिप हैं वो कई सारे सेक्टर्स में और भी देखने को मिलेंगे, जहां पे दोनों देशों ने मिलकर कॉपरेट किया है एक दूसरे के साथ में। फॉर एग्जांपल, कोविड-19 का जो समय आया, मई 2020 का समय था, उस समय पर भारत सरकार ने 15 मेंबर्स का जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो यहाँ पे कुवैत में भेजा। कुवैत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो मेडिकल सप्लाईज है वो हमने प्रोवाइड करवाई ताकि कुवैत इस कोविड-19 से लड़ सके। उसके बदले में कुवैत ने भी दोस्तों कुछ मेडिकल असिस्टेंस भारत को दिया, जैसे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर्स। ये जब कोविड-19 की दूसरी वेव शुरू हुई थी मई 2021 में, तब ये सब चीज़ें कुवैत ने हमको प्रोवाइड करवाई। ठीक है, आपको पता होगा ऑक्सीजन वगैरह का कितना बड़ा इशू चल रहा था उस समय पर कोविड के दौरान। फिर बात आती है हमारे एजुकेशन की। तो दोस्तों एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से भी कुवैत इंपॉर्टेंट है। पता है, कुवैत के अंदर में 26 ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई का सिलेबस फॉलो करते हैं, हमारे सीबीएसई का, जिसमें 60,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, मेनली इंडियंस हैं, कुछ अरब और साउथ एशियन एक्सपर्ट्स भी हैं ऐसे स्कूलों के अंदर में। फिर एट द लास्ट दोनों देशों के बीच का एक बहुत इंपॉर्टेंट कल्चरल रिलेशन भी हम देख पाते हैं। हिस्टोरिकली अगर आप देख पाएंगे दोस्तों, तो भारत और कुवैत की जो रिलेशनशिप है ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज आज के समय पर नज़र आती है। इनकी जो एम्बेसी है दोनों देशों की, एक दूसरे के इंडियन कल्चर को यहाँ पे वहाँ पे प्रमोट हो रहा है, वहाँ का कल्चर यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। तो इस तरीके से अपने कल्चर्स को ये एक्सचेंज और प्रमोट भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर का समाप्त हो गया। तो आप देख पा रहे हैं न्यूज़पेपर इस तरीके से आपने पढ़ना होता है, आर्टिकल के साथ साथ डेटा इकट्ठा करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद आता है अगला आर्टिकल। अगले आर्टिकल में बात हो रही है जो हमारा FSSAI है, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है माइक्रो प्लास्टिक कॉन्टेमिनेशन को लेकर। कहने का मतलब है कि FSSAI ने यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रो प्लास्टिक, छोटे साइज़ की जो प्लास्टिक होती है, बहुत छोटे साइज़ की, जो दिखाई भी ना पड़े, उनको यहाँ पर ये ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको जगह जगह से डिटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इस FSSAI का मेन एम है कि हम एक ऐसा मेथड बना लें जहाँ पे नैनो प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक को, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा अभी सॉल्ट वगैरह में भी पाया जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक, तो उन सबको वहाँ पे डिटेक्ट करके माइक्रो प्लास्टिक को हटाया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। ये बेसिकली यहाँ पर FSSAI शुरू कर रहा है। तो इस आर्टिकल से भी दोस्तों एग्जाम के लिए 2 रेलिवेंट चीज़ें निकल कर आती हैं। सबसे पहले तो FSSAI ये एग्जैक्टली है क्या, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है ये माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होती हैं और ये इतनी खतरनाक हमारे लिए क्यों हो सकती हैं। चलिए वो भी विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब बात आती है FSSAI की, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मेन डिसीजंस खुद से लेती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। इसको बनाया गया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इस एक्ट को लेकर कुछ और चीज़ें भी स्पेशल तरीके से यहाँ पर फोकस में रखी जाती हैं। जैसे ये जो 2006 में फूड सेफ्टी एक्ट लेकर आया गया था ना, इसने बहुत सारे पुराने वाले कानूनों को रिप्लेस किया। इससे पहले हमारे पास में कुछ और लॉज हुआ करते थे, जैसे प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, फ्रूट प्रोडक्ट एक्ट 1955, इन सबको ख़त्म करके यहाँ पर फूड सेफ्टी एक्ट बनाया गया था, और जिसके आधार पर ये हमारी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनकर आई। ये जो बॉडी है इसको हेड किया जाता है एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के माध्यम से, ध्यान रखिएगा। और इस नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन को हमारी केंद्र सरकार अपॉइंट करती है। ये व्यक्ति वो होना चाहिए जो कि बेसिकली रैंक ऑफ सेक्रेटरी की रैंक से ज़्यादा बिलो में ना हो, प्लस ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंडर में नहीं आता चाहिए। उसको यहाँ पे हम ऐसा हेड बना के रखते हैं। बाकी इस FSSAI का और भी बहुत सारे काम हैं।
इसको इसलिए बनाया गया है ताकि जो हमारे फूड है, स्पेशली यहाँ पर जो खाना वगैरह दोस्तों, यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड्स की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, उनका स्टैंडर्ड सेट करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को रेगुलेट करना, एक अच्छा खाना आपके पास में पहुँच सके, है ना, सिक्योर फूड पहुँच सके, उसके लिए FSI अपना ठप्पा लगाता है प्रोडक्ट के पीछे। तो उस मैन्युफैक्चर को रेगुलेट करना, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट, सब चीज़ को मैनेज करना, ताकि जो फूड है उसको बिल्कुल एज अ सेफ फूड प्रोवाइड करवाया जा सके लोगों को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर FSI वर्क करता है। बाकी इसी आर्टिकल का दूसरा कॉन्सेप्ट आता है माइक्रोप्लास्टिक्स। अब दोस्तों ये माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होती हैं, आइए ज़रा इसको समझिए। माइक्रोप्लास्टिक नाम से पता चला, माइक्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा। छोटी छोटी प्लास्टिक्स होती हैं दोस्तों जो हमारे कमर्शियल प्रोडक्ट से बनकर आती हैं। मान लो कोई प्लास्टिक की बॉटल है, वो एनवायरमेंट में पड़ी है, धीरे धीरे टूट जाएगी, उससे छोटी छोटी माइक्रोप्लास्टिक जनरेट होगी। माइक्रोप्लास्टिक की एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोप्लास्टिक का साइज़ क्या होता है, तो 0.2 इंचेस या फिर कह सकते हैं 5 mm, 5 मिलीमीटर से जो छोटी साइज़ की प्लास्टिक होगी उसको हम माइक्रोप्लास्टिक का दर्जा देते हैं। ये नेम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलग होता है, ध्यान रखिए। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो माइक्रोप्लास्टिक है दोस्तों, ये कई सारे प्रोडक्ट्स के अंदर में प्रेजेंट है करंट समय पर, जो कि हमारी अलग अलग जगह से ये प्रोड्यूस होती है, एनवायरमेंट को गंदा कर रही है, हमारे लिए नुकसानदायक है। आजकल कई सारी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी कि जो माइक्रोप्लास्टिक है ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंच चुका है, उनके टेंटिकल्स तक पहुंच चुका है ना। फिर यहीं पर एक चीज़ और मेंशन की जाती है, वो क्या मेंशन की जाती है कि माइक्रोप्लास्टिक के अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो मिलकर एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। कुछ और दूसरे केमिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे जो माइक्रोप्लास्टिक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे लिए घातक हैं। और वो जो केमिकल्स हैं उनमें सबसे पहला है फैथलेट्स है, दूसरा पॉलीब्रोमिनेटेड डाइफिनाइल एथर है, फिर है टेट्रा ब्रोमो बाइस्फेनॉल ए है। इस तरीके के केमिकल्स हैं जो माइक्रोप्लास्टिक्स में अक्सर प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोप्लास्टिक भी दो कैटेगरीज की आती हैं, एक होता है प्राइमरी कैटेगरी और दूसरी होती है सेकेंडरी कैटेगरी, इसको ध्यान रखिएगा। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स होती वो हैं जो बहुत ही छोटे साइज़ की होती हैं, जिसको हम कमर्शियल यूज़ के लिए डिज़ाइन करते हैं, कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होती हैं जो बड़े बड़े साइज़ की प्लास्टिक से टूट कर बनती हैं। वाटर बॉटल है, एनवायरमेंट पे पड़ी है, उस पर सन का रेडिएशन पड़ रहा है, सूर्य की किरणें के साथ साथ ओशन वेव्स हैं, उन सब की वजह से वो जो माइक्रोप्लास्टिक है वो टूट जाती है, टूट कर छोटे भागों में बट जाती है, तो वो बोलते हैं उसको सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। और इन माइक्रोप्लास्टिक का हमारे एनवायरमेंट पर एक बड़ा भयंकर इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक हमारे एनवायरमेंट में छोटे टुकड़ों में तो टूट जाएंगी, लेकिन ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती। फिर धीरे धीरे यही माइक्रोप्लास्टिक अलग अलग एनिमल्स में जा रही है, मछलियों में जा रही है, और वही मछली कई सारे लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उनके बॉडी में चली जा रही है। तो यह है दोस्तों माइक्रोप्लास्टिक। यह है यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक को लेकर एक सबसे बड़ा सिनेरियो जो कि करंट समय पर एक कंसर्निंग है, जिसको टैकल करने की बात कर रहा है FSSAI। क्लियर हो गया? चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आता है। यहाँ पे बात हो रही है 12% जो टेस्टेड स्पाइसेस हैं, जो हमारे मसाले सैंपल्स हैं, 12% टेस्ट ने अभी क्वालिटी में एक तरीके से फेलियर रिसीव हुआ है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। हुआ ये कि 4000 से ज़्यादा सैंपल्स टेस्ट करे गए मई से लेकर जुलाई के बीच में हमारे मसालों के, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें से 474 मसालों की जो क्वालिटी है वो फेल कर गई, यानी कि क्वालिटी वो बढ़िया नहीं थी। ऐसा डेटा हमारे सामने आया है। क्योंकि ये सब हमें करना पड़ रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत के मसालों की इमेज थोड़ी ख़राब हुई है। ये दोस्तों आपके सामने रिपोर्ट है जिसमें आर्टिकल में मेंशन किया जा रहा है कि न्यूजीलैंड, US, ऑस्ट्रेलिया, इवन हांगकांग, सिंगापुर, ये सब वो कंट्रीज़ हैं। हांगकांग ने तो कुछ समय के लिए मसालों पर बैन लगा दिया था कि हम इंडिया के मसाले नहीं लेंगे। इसमें कुछ ऐसा एजेंट पाया गया जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, इस वजह से तो MDH और एवरेस्ट मसाले के ऊपर रोक लगी। जबकि MDH और एवरेस्ट दोनों मसाले की कंपनी मेंशन करती है हमारे प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ़ हैं, और जो ये मसाले हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं इंडिया में। इंडिया मसालों का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। हम दुनिया में ऐसा देश हैं जो सबसे ज़्यादा अलग अलग प्रकार के मसाले प्रोड्यूस भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं, दुनिया को बेचते भी हैं। तो उसी की क्वालिटी टेस्ट को यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ परसेंट तक क्वालिटी टेस्ट फेल हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक क्वालिटी टेस्ट क्लियर भी हुआ है। तो हमें यहाँ पर एक्शंस की रिक्वायरमेंट है, वो इस आर्टिकल में समझाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिया के स्पाइस एक्सपोर्ट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो न्यूज़ में इसलिए ये था कि हमारी एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है बॉडी जिसका नाम है GTRI, जिसको बोलते हैं ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव। इनकी एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट की वजह से एक कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भारत का जो MDH और एवरेस्ट के मसाले की कंपनी है ना,
इनको खतरा हो जाता है बहुत बड़ा कि भाई इनके कंपनी के ऊपर में एक बड़ी रोक लगेगी। क्यों? क्योंकि इनके मसाले के अंदर में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए गए जो कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। तो इस वजह से एक कंट्रोवर्सी रिसेंटली एरप्ट हुई थी, जिसकी वजह से अभी टेस्टिंग वगैरह की जा रही है। नाउ सवाल यह है कि ये मसाले होते क्या हैं। देखो, प्लांट जो होता है ना, उसका एक ड्राइड हिस्सा जो है वो हमारे मसाले होता है। इसमें कई सारे सीड्स, रूट हो गई, बार्क्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, कई सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे मसाला बनाते हैं। लेकिन इंडिया का जो स्पाइस सेक्टर है वो बहुत बड़ा है। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मसालों का। प्रोड्यूसर के साथ साथ हम सबसे बड़े कंज्यूमर भी हैं और करंट समय पर एक्सपोर्टर भी हैं। मेंशन ये करता है, देखो, भारत के अंदर जितनी भी पूरी मसालों का सेक्टर है, इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास में स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया लगभग कितने 52 अलग अलग प्रकार के जो मसाले हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। ये 52 मसाले स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर में आते हैं। और बोला जा रहा है कि ये जो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसको बनाया गया था स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के तहत। भारत से जो मसाले एक्सपोर्ट हुए हैं 2023-24 के बीच में, उसका एक डेटा देखिए दोस्तों। ये डेटा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंडिया ने जो मसाले एक्सपोर्ट किए हैं, आप ये समझिए 41% जो टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग है वो हमारी मसालों से हुई है। हम अपने देश की जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप एक्सपोर्ट करते हैं उसका 41% रेवेन्यू मसालों से जनरेट हुआ। आज के समय पर भारत चौथे नंबर पर आता है एक्सपोर्टिंग के मामले में, जो सबसे ज़्यादा मसाले एक्सपोर्ट करता है ना। फिर उसके अलावा मतलब हम लोग चौथा आइटम है मैरीन प्रोडक्ट्स, नॉन बासमती राइस, ये भी एक्सपोर्ट करते हैं। चौथे नंबर पर मसाले सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। टोटल जो मसाला एक्सपोर्ट हुआ है इसका वैल्यू है लगभग $4.25 बिलियन। आप इमेजिन कीजिए, बिलियन डॉलर्स में बात हो रही है। तो दुनिया भर में जितना भी मसालों का एक्सपोर्ट होता है उसका 12% केवल भारत करता है। तो ये अपने आप में एक ह्यूज सेक्टर है। लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हमारे इस पर्टिकुलर सेक्टर में, क्योंकि भारत के मसाले जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं उसके अंदर में उन मसालों में कार्सिनोजेनिक केमिकल पाया गया। एक पॉपुलर स्पाइस ब्रांड है MDH एवरेस्ट मसाले, सभी ने कंज्यूम भी करे होंगे। उनमें से कुछ मसालों को बैन किया गया क्योंकि इनके मसाले सिंगापुर और हांगकांग में बेचे जा रहे थे, बट वहाँ पर कार्सिनोजेनिक केमिकल पाया गया। वो केमिकल है इथाइलिन ऑक्साइड, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ये पता चला। दूसरा, साल्मोनेला जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिली। साल्मोनेला पाया गया, ये बैक्टीरिया पाया गया भारत के मसालों में, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्टार्टिंग मैंने आपको पढ़ाया भी था। फिर कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं है, ये मुद्दा उठाया गया। क्वालिटी को लेकर यहाँ पे काफ़ी सारी समस्याएं, इश्यूज़ बना दी गई, जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हैं ट्रेड वॉर इकट्ठा हो गया। कहने का मतलब है दुनिया भर में मसालों के प्राइसेस पर एक असर पड़ेगा अगर भारत की ये मसालों की इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है तो फिलहाल अभी यहाँ पे क्वालिटी टेस्ट करे जा रहे हैं, जिसमें से 4000 में से 474 सैंपल्स क्वालिटी को फेल कर चुके हैं। तो इससे सीख कर हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स उठाने की करंट समय पर ज़रूरत है। तो ये वो रिपोर्ट ने मेंशन किया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा लगा और कितना मज़ा आया नीचे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। पूरे अखबार को प्रॉपर नोट्स के साथ में हम सब ने मिलकर निचोड़ दिया है। चलिए आज का वर्ड ऑफ द डे पर आते हैं। आज देखिए एग्जाम के लिए एडिटोरियल कोई भी काम का है नहीं। कर्नाटका गिग सेक्टर के बारे में बात हुई, एक पर्टिकुलर एडिटोरियल में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ पे उन एडिटोरियल को आप कवर ना करें, टाइम वेस्ट आपका रहने वाला है। अब आते हैं वर्ड ऑफ द डे पर। तो आज का वर्ड ऑफ द डे है एनक्यूम्बर। एनक्यूम्बर मतलब होता है किसी को रिस्ट्रिक्ट करना, उसके ऊपर रोक लगाना, वो सही से मूव ना कर पाए, उसके मूवमेंट में बहुत परेशानियां क्रिएट करना, है ना। तो रिस्ट्रिक्ट समवन, किसी को रिस्ट्रिक्ट करना या किसी चीज़ के ऊपर रोक लगाना, उसको बोलते हैं एनक्यूम्बर। जैसे यहाँ पर यूज़ किया गया है कि ये कुछ नियम हैं, ये जो रूल्स हैं ये क्या करेंगे, जो लोग द पीपल वी आर प्लानिंग टू हेल्प उनके ऊपर रिस्ट्रिक्ट लगाने का काम करेगा ये कुछ नियम। ऐसा यहाँ पर आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एनक्यूम्बर वर्ड का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाइए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूरी है सेंटेंस बनाएंगे तभी इन वर्ड्स का आप ध्यान रख पाएंगे। चलिए आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि एक देश है तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते के रेफरेंस में आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये देश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में, जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, क्या ये लैंडलॉक कंट्री है, गलत है, एक आइलैंड है ना, समुद्र से घिरा हुआ है। तीसरा, यहाँ पर ये क्या ये आसियान का हिस्सा है, नहीं दोस्तों आसियान का हिस्सा भी नहीं है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो तिमोर लेस्ते लैंडलॉक कंट्री नहीं है, समुद्र से घिरा हुआ है चारों तरफ से। तिमोर सी का नाम सुना होगा, वो समुद्र इसके आसपास नज़र आता है। जो तिमोर लेस्ते है इसके बारे में बात हो गई। और ध्यान रखिए ये कोई फुल मेंबर नहीं है आसियान का, तो इस वजह से हमारा जो बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 है दोनों के दोनों गलत हैं।
बट पहला वाला सही है। तिमोर लेस्ते एक ईस्ट तिमोर मतलब एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में लोकेटेड तो है, ये हमने इसके बारे में बात कर ली है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी तिमोर लेस्ते की जब बात आती है दोस्तों, तो ये देश एक पूरी तरह से आज़ाद हुआ या इसको एक सॉवरेटी मिली 20 मई साल 2002 में। इसको आसियान के अंदर में एक ऑब्जर्वर स्टेटस तो दे रखा है, मेंबरशिप के लिए यहाँ पर अप्रूवल भी दे रखा है, बट अभी ये फुल मेंबर बनने के लिए प्रोसेसिंग में है, आसियान का फुल मेंबर नहीं बना है। दैट इज़ वाई ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, यही हमारा सही स्टेटमेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।